सुनो बेटे, अच्छा एक्साइटमेंट है। पहली क्लास में ऐसा ही रहता है। धीरे धीरे इन बच्चों के सींग उगने लगते हैं और ये वाइल्ड एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि फ्यूचर में कोई आपको पेट बना ले, वाइल्ड ही रहना कम वक्त हो। बाबू मत बनना, लाइफ में डॉक्टर बनना है। ये यहाँ क्यों बैठी तीनों बच्चियां? उठो यहाँ से। घर में जब बाप हो तो उसी की बात सुनिए। उठो। हम नियम तोड़ने के लिए थोड़ी बने हैं। फिर शिकायतें ले लेके आएंगे, ये बोल दिया वो बोल दिया। पहली क्लास से मुझे डिसिप्लिन चाहिए। उठ जाइए, उठ जाइए, तीनों उठ जाइए। एक एक करके नहीं, तीनों ही उठ जाइए। फिलहाल तो वहां जाइए क्योंकि जगह वही है। मेरे कायदे कानून कोई भी नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। आओ बिटिया रानी। डॉक्टर साहिबा, आराम से पसर के बैठो कम वक्तो। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। गॉड ब्लेस मी। तो पहले दिन ही जो डिसिप्लिन बना दें, उसको मेंटेन करना है। अगस्त तो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। मई में तो कहानी हो जाएगी, यानी 9वां महीना ही है। और 9वें में तो कहानी आ जाएगी। 9 महीने में माँ ने सिंगल सेल से लाइफ बना दी। सिंगल सेल से लाइफ बना दी, वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी रखकर। तो माँ के दिए हुए जीवन को एक पहचान, एक नाम क्यों नहीं दे सकते? नाम कमाना पड़ता है डॉक्टर साहब। सरनेम मिल चुका है, पेरेंट्स ने भी रोल प्ले कर दिया, एंसेस्टर ने भी सरनेम दे दिया। डॉक्टर लगाने में पसीना आ जाएगा। तो डेविएट होने से बचाओ। शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक तो बंद करवा दिया, 2-4 और बंद करवाए हैं। इन सब चीजों से फिलहाल बाहर निकलिए। कोई बात नहीं बेटे, एनसीईआरटी के पेज नहीं पता होंगे, ये सब कुछ नहीं बताना। मैं भी सोशल मीडिया जानता हूँ, कोई अनपढ़ नहीं हूँ। तो इन सब चीजों से बाहर निकलिए। कुल मिलाकर कंक्लूजन मेरा यही है, बहुत शॉर्ट में, कि फ्यूचर में जो अपने पास्ट को याद करें तो ये अफसोस मत करना कि पढ़ लेते तो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाते। कि दम तो था, पेरेंट्स ने तो खूब भरोसा किया फिर भेज दिया, और हम में भी दम था, लेकिन बस लापरवाही ही करते रह गए, शरारतें ही करते रह गए। अपनी जिंदगी के लिए, कैरियर के बारे में सोचा ही नहीं थोड़ा सा लेकर। कि जमाना हमें बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना हमें बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। ऐसा ना हो जाए। तो याद रहे, हम कोटा सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, हम कोटा किसी को हराने के लिए नहीं आए। लेकिन उस जीत के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा, जुनूनी होना पड़ेगा, एक बर्निंग डिजायर लाना पड़ेगा कि करना है तो करना है। आरसीबी नहीं बनना है, इस बार फिनिशर अच्छे करना है। ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन बस आते आते दिसंबर जनवरी सब एकदम फ्लैसिड हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम। तो समापन करना सीखो। अगर डांस का स्टेप भी है तो लास्ट का मूवमेंट भी अच्छे से फिनिश होना चाहिए। शुरुआत तो हर कोई अच्छी करता है, अच्छे फिनिशर हो गए तो ये गुरु तो गुड़ ही रहेगा, ये चेला शक्कर बन जाएगा, और शक्कर की मिठास इस गुड़ से कहीं ज्यादा होगी। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि पेरेंट्स का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही है जो टूटता है। दुनिया में जो मर्जी इमेज बना लेना, जो क्रिस्टल क्लियर इमेज थी जो बर्थ के साथ हमें मिली थी, वो इमेज कभी, उस पर कुछ ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, ओपेकनेस नहीं होना चाहिए, वो क्रिस्टल क्लियर इमेज ही रहना चाहिए। तो 2 ही बातें मैंने पापा से सीखी हैं। एक तो ये सीखी है कि घर में किसी के लिए जब शाम को लौटे तो घर में किसी के लिए नफरत लेके मत लौटना। जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि नफरतों में ही निकाल दो। गुस्सा करके आ जा, नफरत करने का टाइम नहीं है। दूसरी बात, पूरा दिन भर वो काम करना
जिससे रात को तेरी माँ को चैन की नींद आ सके। माँ सुकून से सोनी चाहिए बस। तो ईमानदारी अपने प्रोफेशन में। आई एम स्टूडेंट इन जूलॉजी। टीचर बनने में पसीना आ जाएगा। अथाह सब्जेक्ट है डॉक्टर साहब, इतना सा आता है। आई एम जस्ट लाइक ए ड्रॉप इन द नॉलेज ऑफ सी। तो आई एम स्टूडेंट इन जूलॉजी, है ना। तो जिंदगी भर पढ़ना ही है, क्या करें हम विद्यार्थी जीवन ही है। तो टीचर ऑलवेज बी ए लर्निंग स्टूडेंट। तो करो, अच्छा अच्छा करो, पढ़ तो रहे हो। जब सुबह उठ के आ रहे हो तो मेहनत तो कर ही रहे हो, तो अच्छी वाली करो ना यार। टाइम पास क्यों। जब 5 बजे उठ गए, मम्मा पापा से भी बात कर ली कि गुड मॉर्निंग हो गया है, ठीक है, और आ गए, नहा धो के बैठ गए यहाँ पे लेके। जब इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हो, तो फिर अच्छा वाला ही पढ़ो ना। फिनिश कर दो अच्छे से सब कुछ। तो सेल, सेल से ही शुरुआत करते हैं। सुनिए, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। समझिए पहले थीम को कि सेल है क्या। जानते आप सब कुछ, आज इंट्रो ही लेकर चल रहे हैं। बेटा क्लास रुको, तुम तीनों, ए ओम जय जगदीश रुको। क्लास 6:45 ही शुरू होगा। ये घड़ियां सिर्फ, ए गोलू रुक नहीं पा रहा है या बॉडी संभल नहीं पा रहा। तो जब बाप की उम्र का इंसान बोले तो आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। सर उठा के जियो, आईसीआईसीआई। हेलो। हाँ। तो बेटा ये घड़ियां सिर्फ समय देखने के लिए नहीं होती हैं, समय के साथ चलने के लिए भी होती है। नहीं चलोगे तो यू हैव फिनिश्ड। अगली बार मेरे बाद में कोई भी आएगा, चाहे कोई भी बच्चा हो, मेरे लिए तो सारे बेटिया बेटी एक बराबर ही हैं। वो बाहर ही रहेगा, क्लास में एंटर नहीं कर पाएगा। ये फाइनल नियम है बेटे। जब आना ही है तो 5 मिनट पहले चलिए, ठीक है ना। थैंक यू बोल रहा है, अंग्रेजी में बात करता है मेरे से तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट है। आपने कहा ये फंडामेंटल यूनिट है। अब सेल ही क्यों है बेसिक यूनिट, सेल ही क्यों है, सेल ऑर्गेनेल क्यों नहीं। आप समझो ना, मैं पढ़ा लूं। बोलना तब है जब यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, वरना सुनना है। गुड लिसनर तो जिंदगी में गुड लीडर बन जाओगे, वरना फॉलोअर ही बने रहोगे। और ज्यादा फॉलोअर बनने की जरूरत है नहीं जिंदगी में। किसी दूसरे को अपने से बड़ा ज्यादा मान लोगे ना, तो सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलेगा मैं बता रहा हूँ। तो उतना ही देना। इस दुनिया के, मोहब्बत की इस दुनिया में कौन किसका हुआ है, धोखा उसी ने दिया है जिसपे खुद से ज्यादा भरोसा किया है समझ रहे हो? तो अभी लिसनर फिर लीडर, मैं फॉलोअर बनूंगा आपका, है ना। और अब बच्चे आइडियल क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, मुझे ये बताइए। तो हम आपको आइडियल बनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ये। तो सेल ही क्यों है बेसिक यूनिट, सेल ही क्यों है फंडामेंटल यूनिट, सेल ऑर्गेनेल क्यों नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियन, एक को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं बेटे, एक ज्यादा को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के लिए एटीपीज बना रहे हैं, एनर्जी करेंसीज बना रहे हैं। राइबोसोम वो तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है ना। चाहे कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, वो सभी में देखने को मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट दैट इज द किचन ऑफ सेल, वो उसके लिए खाना बना कर दे रहा है। क्या स्टार्च जानता है कि नहीं जानता है। और वो न्यूक्लियस जो सारी एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है, मास्टर ऑर्गेनेल है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है। आप उनको बेसिक यूनिट क्यों नहीं बोल रहे, सेल ही क्यों है बेसिक यूनिट, व्हाई नॉट सेल ऑर्गेनेल। इसका सिंपल सा आंसर है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अकेला सेल सरवाइव कर सकता है। अगर सेल के बाहर न्यूक्लियस को निकाल देंगे, सेल के बाहर अगर आप माइटोकॉन्ड्रियन को निकाल देंगे, या क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल देंगे, या राइबोसोम को बाहर निकाल देंगे, तो बाहर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अकेला सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, लिविंग हो सकता है। सेल ऑर्गेनेल बाहर सरवाइव नहीं करेगा। तो सेल क्यों है, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल सरवाइव कर सकता है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो। अमीबा देखिए ना, अमीबा प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। यूकैरियोट है। मतलब कॉन्फिडेंस देखो तुम्हारा, मतलब गजब वाला है। इस पे तो जवाब तुरंत आना था। 18-19 साल पढ़ने के बाद में भी सोचना पड़ रहा है कि अमीबा प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। किसी यूनिसेलुलर एनिमल का नाम बताइए।
अमीबा तो एनिमल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर होता ही नहीं है, क्योंकि एनिमेलिया की शुरुआत पोरीफेरा से होती है और स्पंज मल्टी सेलुलर होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर होता ही नहीं है, सिंगल सेल्ड होता ही नहीं है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो एनिमल जितने भी होंगे सब के सब क्या होंगे, मल्टी। रही बात अमीबा की, तो वो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होता है बेटे। क्या होता है? प्रोटोजोन। मैंने कहा ना, मुझे कोई पढ़ाना नहीं है, बस हल्का सा बेसिक तैयार करवाना है। पढ़ तो आप घने ही रहे हो, मुझे पता है इतने सालों से। हल्का सा फंडामेंटल, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करवाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सेल ही क्यों है बेसिक यूनिट? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। अकेला सेल सरवाइव कर सकता है, सेल ऑर्गेनेल का सेल के बाहर क्या होगा, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। वो सेल चाहे प्रोकैरियोटिक सेल क्यों ना हो, बैक्टीरियल सेल, वो सेल सर्वाइव कर जाएगा। माइकोप्लाज्मा बोले तो वॉल लेस हो गए ना बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा, अकेला माइकोप्लाज्मा बाहर सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन सेल ऑर्गेनेल बाहर सर्वाइव नहीं करेगा। तो सेल को क्यों बोला बेसिक यूनिट? बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा है बेटे, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कंप्लीट सेल किसको बोल रहे हैं? कंप्लीट सेल का मतलब क्या है? क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट सेल के लिए? सुनते जाइए एक बार, जो नोट करना होगा कर लेंगे बेटा जी। जिसको आप एक कंप्लीट सेल बोल रहे हो, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट तो होगा कि उसमें एक डीलिमिटिंग बाउंड्री होनी चाहिए, जो सेल की टेरिटरी को डिसाइड करते हैं। पलटते हैं ना पन्ने, पहले जिंदगी तो पलटे। पन्ने पलटने में क्या रखा है? तो कंप्लीट सेल जिसको आप बोल रहे हैं बेटा जी, पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि उसकी एक डीलिमिटिंग बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, कि सेल यहीं तक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी डीलिमिटिंग बाउंड्री बनाता है, इसकी लिमिट को डिसाइड, इंग्लिश का शब्द है डीलिमिटिंग, है ना, इसकी लिमिट को डिसाइड कर देता है, इसकी टेरिटरी को डिसाइड कर देता है कि सेल यहीं तक है, इसके बाद जो भी होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा, चाहे बेटे वो सेल वॉल ही क्यों ना हो। सेल वॉल तो सेल के बाहर होता है ना, लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो अंदर होता है ना। तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटे, वो उसकी डीलिमिटिंग बाउंड्री बना देता है। क्या बना देता है? डीलिमिटिंग बाउंड्री बना देता है। तो पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? कोई तो हो जो सेल की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करे, उसे कंट्रोल कर ले, मतलब किसका? न्यूक्लियस का होना जरूरी है। जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, हम डीएनए और क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। अब कोई सिंपल सा आपसे पूछे, न्यूक्लियस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन लेस होता है और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अपन तो सिंपल सिंपल सा ऐसा पढ़ते हैं ना कि यू यानी वेल डिफाइंड हो गया है, प्रो यानी परमिट। आप वाला प्रो अलग है, प्रो क्या ब्रो, आपका प्रो अलग है, और वो प्रो आपके सामने कहाँ टिकते हैं, नहीं समझे मेरी बात को लेके? तो प्रो यानी प्रिमिटिव हो गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक, अपन तो सिंपल सा यही समझते थे कि न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, जीनोफोर होता है ना। तो याद है इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, और अपन कहते हैं न्यूक्लियस तो यू, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या है? न्यूक्लियस दोनों में मिलता है, या तो मेम्ब्रेन बाउंड होगा या मेम्ब्रेन लेस होगा। मेम्ब्रेन बाउंड है तो फायदा हो गया, ये तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली गई कि न्यूक्लियर की कवरिंग जब आ गई बेटे, तो जो जेनेटिक मैटर होगा उसमें चेंजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, म्यूटेशन रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ भी थोड़ा थोड़ा समझ लो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, किस तरह से सेल मेम्ब्रेन बना होगा, और मेम्ब्रेन में किस तरह से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ने उस हॉट डाइल्यूट सूप में, क्या रे हेल्डेन कुछ याद आ रहा है, किस तरह से बायोमोलिक्यूल ने इंटरेक्शन किया होगा, किस तरह से लिपिड बाइलेयर वहां पे उस जमाने में बना होगा, ये सब कुछ वहां पे रहा होगा दोस्तों। तो जब उन्होंने इंट्रैक्शन किया तो लिपिड बाइलेयर बन गया, प्रोटीन भी अरेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, फाइनली सेल मेम्ब्रेन बन गया। मेम्ब्रेन का जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है इसमें क्वासी फ्लूइड होता है, बोले तो ऑलमोस्ट फ्लूइडिटी देखने को मिलता है, और क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का होता है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके कारण लिपिड में क्वासी फ्लूइड नेचर आती है। और क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, वो लेटरल मूवमेंट करते रहते हैं, इससे मेम्ब्रेन में फाइनली फ्लूइडिटी आ
जाती है और मेम्ब्रेन आराम से इनफोल्ड हो सकता है, आउटफोल्ड हो सकता है। अगर झिल्ली में या मेम्ब्रेन में तरलता नहीं होती, फ्लूइडिटी नहीं होती, तो मेम्ब्रेन ना तो इनफोल्ड होता ना आउटफोल्ड होता, और इनफोल्ड नहीं होता तो फिर ब्लेबिंग किस तरह से होता, स्ट्रेच अलग नहीं होता, और वो जेनेटिक मटेरियल को कवर किस तरह से करता, और न्यूक्लियर एनवलप किस तरह से आता। तो कुछ सीक्वेंस इस तरह से दुनिया के अंदर आता गया। तो न्यूक्लियस दोनों में ही मिलता है। न्यूक्लियस या तो वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन लेस हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड हो गया है। अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड है तो आप कहेंगे वो वेल डिफाइंड हो गया है, वो यूकैरियोटिक सेल हो गया है। अगर वो मेम्ब्रेन लेस होगा तो आप कहेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया है। मेम्ब्रेन लेस, तो न्यूक्लियस दोनों में देखने को मिलेगा। तो हम कह रहे हैं जिसको आप एक कंप्लीट सेल कह रहे हैं, हमने कहा एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो कंप्लीट सेल बोल किसको, जिसको आप सेल कहना चाह रहे हो, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, और दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट कोई तो हो जो उसकी सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करे, उसे कंट्रोल करे, मतलब न्यूक्लियस का होना जरूरी है। वो न्यूक्लियस दोनों में ही देखने को मिलेगा, और मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है। बेटा एक क्लास ना 6:45 पे शुरू होती है। ईयरबड लगा लिया है, मास्टर हॉर्न बजाता रहे तो नहीं सुनते हो। ए मास्की, मैं पिस्टटिक जीन, मास्टर जीन सुना है ना। हाँ। बेटा हटा इसको, फेफड़े घुट गए तेरे, मास्क हटा। सुन नहीं पा रहा क्या, हटा दो। ठीक है, आप आदत ठीक नहीं है, काश ठीक होते। रुको तुम दोनों रुको। क्यों रे पहलवान है? हैं? कभी तेरी बाइक पंचर हो जाती है, कभी तेरी कार दोस्त लेके भाग जाता है, लेके मैं हरियाणा भेज देना है दोनों को। कम ना है अपने भी। बाप के सामने बॉडी दिखाता है। 6:45 मतलब 6:45 कोई भी हो इस प्लेनेट का मेरे घुसने के बाद में वो क्लास के अंदर एंटर नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही नालायक या लाडला क्यों ना हो, कम वक्त लेके। अच्छे से नोट कर लेना। क्लास में थोड़ा सा यार मेंटेन करो इस चीज को लेकर। पेशेंट कोई पूछ के थोड़ी ना आएगा, अपने घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फटाक से भागते हैं, तो देखते हैं ना डॉक्टर मिलना चाहिए। तुम्हारे जैसे हो तो कार पंचर हो गई, टायर पंचर हो गया, लेके बिना टायर के लिए आता बाइक को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, न्यूक्लियस का होना जरूरी है जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करे। और तीसरी बेसिक रिक्वायरमेंट किसका होना जरूरी है, साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। साइटोप्लाज्म बोले तो यहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटी मेनली यहीं चल रही है। जब क्वेश्चन नीट में आया था, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, एरेना बोले तो एरिया, ये इंग्लिश का शब्द है ना, तो ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन अभी तो बड़ा आसान सा लग रहा है ना, लेकिन जब क्वेश्चन आया था बेटे तो उस समय पहला ऑप्शन ही न्यूक्लियस दिया था। बोले सेलुलर एक्टिविटी, बोले डीएनए वहीं होता है, वहीं पे रेप्लिकेशन होता है, वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो मेन एरेना नहीं, मेन तो यही होगा। बाकी तो मेटाबॉलिज्म यहीं पे रन करेगा ना। तो मेन एरेना न्यूक्लियस है या क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, दिस द मेन एरेना। पेपर जब भी आएगा मेरी तरफ से, जब भी बनेगा 100% एनसीईआरटी से बनेगा। नहीं भरोसा है तो CA5 और 6 का पेपर ले लेना। 100 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के बना के दिए थे, और 100 के 100 में पूरी आपको सेल बायोलॉजी वहां से रिकॉल हो जाएगी एनसीईआरटी से, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 दोस्तों। और अगली बार जब यहाँ का पेपर हो सेल बायो का, तो ये पेपर उनको दे देना ताकि उनको 100 क्वेश्चन और मिल जाए दोस्तों रिवीजन करने के लिए। बस 200 क्वेश्चन में सारा बंटाधार कर देंगे, सब बराबर कर देंगे, हर एक लाइन से क्वेश्चन खींच लेंगे हम लोग। स्टेटमेंट वाले भी मिल जाएंगे, एसेशन रीजन भी मिल जाएंगे, मैच कॉलम भी मिल जाएंगे, और सिंगल वर्ड वाले, सिंगल लाइन वाले सब तरह के मिल जाएंगे, डायग्राम बेस्ड भी सारे मिल जाएंगे। बस उतना ही करना है। पेपर 12th पास या 12th अपीयर्ड के लिए बनेगा, स्टूडेंट इन जूलॉजी के लिए नहीं बनेगा। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जो सेलुलर एक्टिविटी चल रही है वो यहां पर चल रही है।
मेनली यहाँ चल रही है, ओनली नहीं है, मेन है। क्या यहाँ भी कुछ होता है? यस। न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन होता है, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन तो यहीं चलेगा, एंजाइम वगैरह बन रहे हैं, प्रोटीन्स वगैरह बन रही हैं, और वो मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल, सब कुछ बाहर ही तो चल रहा है। तो एक सेल है यूकैरियोटिक सेल। उस सेल, यूकैरियोटिक सेल का कोई एग्जांपल बता दो लगे हाथ। अमीबा, बहुत बढ़िया। प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कोई एग्जांपल बता दो। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल इसका एग्जांपल हो गया है। तो हमने कहा एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, जिसको आप एक कंप्लीट सेल कह रहे हो। हम कह रहे हैं सेल ही बेसिक यूनिट क्यों है, सेल ही फंडामेंटल यूनिट क्यों है? क्योंकि अकेला सेल सरवाइव कर सकता है, ये सेल ऑर्गेनेल चाहे वो न्यूक्लियस ही क्यों हो, वो अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो हम कह रहे हैं कंप्लीट सेल होना चाहिए, तो कंप्लीट सेल के लिए पहले तो एक डिलिमिटिंग बाउंड्री का होना जरूरी है, यानी सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। चाहे बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। और दूसरा न्यूक्लियस होगा, या तो वो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है या मेम्ब्रेन लेस हो सकता है। और तीसरा साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो चाहिए ही चाहिए बेटा जी, क्या चाहिए ही चाहिए। लीजिए, ये अपन ने एक प्लांट सेल बना दिया है, अभी नोट कर लेंगे, चिंता मत करो, समझ लेते हैं, थोड़ा फंडामेंटल को समझते हैं जो आप लोग जानते ही हो। ये मैंने एक एनिमल सेल बना दिया है बेटे, ये मैंने एक बैक्टीरियल सेल बना दिया बेटे। पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस का होना जरूरी है। वो न्यूक्लियस या तो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है, या फिर वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस हो सकता है। और मेम्ब्रेन लेस होगा तो आपने उसको यहाँ पे क्या बोला? न्यूक्लियोइड बोल दिया। कुछ याद आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया है, ए मेसोसोम। कुछ याद आया कि नहीं आया? और इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस बन गया है, मतलब ये मेम्ब्रेन लेस हो गया, जिसको आप लोग न्यूक्लियोइड बोलते हो, जिसको आप जीनोफोर बोलते हो। तो दो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, एक तो कोई डिलिमिटिंग बाउंड्री को डिसाइड करते हैं, दूसरा कोई इसकी सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करे। जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं ना बेटे, तो जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डीएनए की, हम बात कर रहे हैं उसके जेनेटिक मेटेरियल की, मतलब हम लोग क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। डीएनए और क्रोमोसोम आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? हाँ, समझाओ मुझे, कोई एक लाइन से जोड़ो दोनों को। क्यों कंडेंस हो जाता है? हेलो, ए सलाइवा, रुको, माई सेल्फ थैलाइवा। बताओ, डीएनए क्रोमोसोम क्यों बना? हाँ छोरियो, नहीं क्यों बना? डीएनए क्रोमोसोम क्यों बना? इसी डिपार्टमेंट टीम ए, सबको मौका मिलेगा सुपरस्टार बनने का। स्पेस कम होता है, बहुत स्पेस है लाइफ, क्योंकि सेल डिवाइड होने जा रही है। तो फिर कंडेंस होने की क्या जरूरत है? एक सेल डिवाइड होने जा रही तो डीएनए कंडेंस क्यों हो गया? क्योंकि, खुल के बोलो ना, अरे पहलवान, कुछ छोरे कुट के मानने का के, बताओ। प्रोटीन वगैरह बनाते हैं अभी थोड़ी देर में, अभी रुक जा, प्रोटीन ही बनाते हैं नालायक। सरदार जी तुसी दसो जी। हाँ जी बेटे, सेल रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन? से, मतलब टर्मिनोलॉजी का ही गेम है मेरी क्लास में। व्हाट इज बायोलॉजी? डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी, बस यही है बायोलॉजी। एक से दो सेल बननी है, और जब दो डॉटर सेल बनेगी तो दोनों डॉटर सेल के पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वो सारी डीएनए के पास होती है। तो पहले सेल तैयारी करती है, डिवीजन सीधा ही नहीं हो जाता है, पहले डिवीजन का प्रिपरेशन होता है, और प्रिपरेशन को ही ज्यादा वक्त लगता है, मोर देन 95% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल। कुछ याद आ रहा है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, सेल अपने डीएनए की कॉपी तैयार करती है, क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो दोनों डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए।
तो डीएनए जो था वो डबल हो गया, और डबल हो गया तो अमाउंट डबल हुआ है, न्यूक्लियस का साइज तो उतना ही रहेगा। तो छोटे से न्यूक्लियस में वो रेप्लिकेटेड डीएनए नहीं आ पाएगा, तो उसे क्या करना पड़ता है, कंडेंस करना पड़ता है। तो पहले उसको फुली कंडेंस कर देते हैं, फिर उसको बीच में अरेंज कर देते हैं, फिर उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। जब फिर बंटवारा हो गया, अब कंडेंस रखने की जरूरत नहीं है, फिर से क्या होता है, डीकंडेंस हो जाता है। देखो मजाक मजाक में सेल डिवीजन हो गया, पता भी नहीं चला। इतनी ही कहानी होती है सेल डिवीजन की। तो बेसिक और फंडामेंटल मैकेनिज्म का अपने दिमाग में हमेशा सेट रखा करो दोस्तों, लेकर कि मैकेनिज्म चल क्या रहा है। तो जब भी हम न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम डीएनए और क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो हमने कहा प्लांट सेल हो या एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल, सभी कंप्लीट सेल का एग्जाम्पल है। वायरस प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल ही नहीं है। और ये दुनिया का सबसे हायर ऑर्गेनिज्म। और कोरोना ने आके क्या किया था आप लोगों को पता है ना। तो किसी मुगालते या भ्रम में मत रहना कि इस प्लेनेट के सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हम ही हैं। वो तो सेल भी नहीं था, वो तो जिंदा भी नहीं था, है ना। आकर जिंदा हुआ, और ऐसा जिंदा हुआ कि हमारी जिंदगी लेकर चला गया। समझ में आ रहा है मेरे को लेके। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो मेरे यार। तो ये तीन रिक्वायरमेंट चाहिए ना। तीसरी रिक्वायरमेंट साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। ये तो तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। न्यूक्लियस हो गया, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके अलावा अगर आप यूकैरियोटिक सेल में, अगर आप प्लांट सेल को देख रहे हो, तो बाहर की तरफ आपको क्या मिल जाएगा, बाहर की तरफ आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा फीचर हो गया है प्लांट सेल में दोस्तों। अगर आप प्लांट सेल को देख रहे हो, तो प्लांट सेल के अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा, एक वैक्यूल देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, वैक्यूल देखने को मिलेगा, सैप वैक्यूल। वैक्यूल किस में होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में या बैक्टीरियल सेल में, सभी में होता है। लेकिन गोल्जियन वैक्यूल, वैक्यूल ही तो है बेटे। ईआर से मेटेरियल गोल्जी के पास जाता है, गोल्जी उस मेटेरियल को रिसीव करता है, फिर उसको मॉडिफाई करके उसको पैक कर देता है छोटी छोटी वेसाइकल्स में। लार्ज वेसाइकल्स आर नोन एज वैक्यूल, गोल्जियन वैक्यूल। ईआर वैक्यूल नहीं होता, गोल्जियन वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल तो सभी में मिलता है बेटे, लेकिन सैप वैक्यूल किस में मिलेगा, प्लांट सेल में। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है या मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन लेस होगा। क्या होगा, अच्छा यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल है क्या जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यस। माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या देखें, ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइक्रो बॉडीज है, वैक्यूल है, सभी आपको मेम्ब्रेन बाउंड ही देखने को मिलेंगे। और प्रोकैरियोट्स में केवल मेम्ब्रेन बाउंड कौन होता है, कोई भी नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर कंप्लीटली और टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में मेन तो न्यूक्लियस हो गया बेटे, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। आपने कहा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बेटा जी। और क्या देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ईआर देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ईआर देखने को मिल जाएगा, गोल्जी देखने को मिल जाएगा। ईआर यहाँ पर मौजूद है, गोल्जी यहाँ पर मौजूद है, और लाइसोसोम जो होता है वो भी तो मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है बेटा जी, है ना। तो लाइसोसोम भी तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में केवल न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के अलावा ईआर भी है, गोल्जी भी है, लाइसोसोम वो भी एक तरह का माइक्रो बॉडी यहाँ पर है, वैक्यूल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इन सब के अलावा अगर एनिमल सेल के देखें, तो एनिमल सेल में और कोई है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट। बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। कौन ये लोग, कहाँ से आते हैं? वहीं क्यों नहीं रह जाते हैं? नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट यहाँ होगा। कहाँ होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखें तो केवल न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के अलावा दोनों में कॉमन क्या होगा, ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रो बॉडी। लाइसोसोम माइक्रो बॉडी है, पेरोक्सिसोम भी माइक्रो बॉडी होता है, स्फीरोसोम भी माइक्रो बॉडी होता है, ग्लाइऑक्सिसोम भी माइक्रो बॉडी होता है। उन सब के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ाते। पेरोक्सिसोम जरूर आपने पढ़ा होगा, जो आपने C2 साइकिल पढ़ा होगा आप लोगों ने। कुछ याद आ रहा है बेटा,
है। तो वहां सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पेरोक्सिसोम की बात तो वहां कर ली, हम ग्लाइऑक्सिजम स्पिरोसोम की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पे किसकी बात करेंगे, लाइसोसोम की बात कर लेंगे बेटा जी। तो मेम्ब्रेन बाउंड केवल न्यूक्लियस नहीं है, ईआर भी है, गोल्जी भी है, लाइसोसोम भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और प्लांट सेल में इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस पे कितनी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, 2 होती है। 2 और कहां कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है और किस पे होती है, क्लोरोप्लास्ट पे होती है। अगर आप एनिमल सेल को देख रहे हो तो एनिमल सेल में इस न्यूक्लियस की विसिनिटी में एक रीजन आपको देखने को मिलता है। इस रीजन को आप लोग क्या बोलते हो, सेंट्रोसोम कहते हो। तो सेंट्रोसोम पे कितनी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एक भी नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या सेंट्रोसोम प्लांट सेल में मिलता है, नहीं, मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स में देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ बोला है बेटे, मतलब किसी में हो सकता है, यस, लोअर प्लांट्स में हो सकता है। क्या रे थैलोफाइट, लोअर प्लांट्स में हो सकता है। क्या रे थैलोफाइट, लोअर प्लांट्स में हो सकता है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स में आपको सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेगा। इस सेंट्रोसोम के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इस सेंट्रोसोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस सेंट्रोसोम में आपको इस तरह से क्या देखने को मिलता है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। मिली कि नहीं मिली, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनको सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, सेंट। बस ऐसे ही जिंदा रहना है। हम ये बस सिलेबस से तो सिली सिली मिस्टेक करवाएंगे और क्या करवाएंगे, मोस्टली यूजुअली जर्नली पे खेल जाएंगे और क्या करना है लेके, है ना। विच स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, तो 4 में से क्या छांटना होगा, सही या गलत। हाँ, बस इतना इतना ही खेलना है, बस ट्विस्ट करेंगे और क्या। पेपर सिलेबस से ही बनाएंगे ना, आउट ऑफ सिलेबस तो मेरे लिए भी कोई भी बना के मेरी बाट लगा देगा भाई साहब, है ना। तो लाइफ इज स्कूल विद नेवर ग्रेजुएट फ्रॉम, तो हमें तो क्या करना है, ग्रेजुएशन केवल किताब से ही करना है, सिलेबस वहीं से तैयार करना है अच्छे से। तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की विसिनिटी में आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे सेंट्रोसोम, और इस सेंट्रोसोम में एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या मिल गया आप लोगों को, यहाँ पे सेंट्रियोल्स मिल गए हैं। तो पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल का फीचर है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। हाँ, एक हो सकता है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो कॉमन है, लेकिन वो मेम्ब्रेन लेस होगा। किसकी बात कर रहा हूं, राइबोसोम। राइबोसोम आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगा, आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। राइबोसोम यहाँ ईआर के ऊपर अटैच हो गया है, ईआर के ऊपर अटैच हो गया है, ऑन द ईआर, इन द माइटोकॉन्ड्रियन, इन द क्लोरोप्लास्ट, ऑन द ईआर, ईआर के ऊपर है, ईआर के ऊपर है। अबे चले जाना, ईआर के ऊपर। या फिर वो क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। क्या हो सकता है वो, फ्री। जिद्दी है तुम्हारी तरह फ्री राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हो सकता है। वहां पे आपको राइबोसोम देखने को आज मिलेगा। वो साइटोसोल में फ्री भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे अटैच्ड भी तो हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो राइबोसोम पे कितनी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एक भी नहीं होती है। तो राइबोसोम तीनों में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, यानी यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम सभी में मिलेगा। वो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है। वो राइबोसोम किसके अंदर है, या तो सेल ऑर्गेनेल के अंदर है, या फिर वो बाहर साइटोप्लाज्म में है। और साइटोप्लाज्म में है तो या तो फ्री हो सकता है, ऑन द ईआर, इन द माइटोकॉन्ड्रियन, इन द क्लोरोप्लास्ट, ऑन द ईआर, या फिर वो फ्री भी तो हो सकता है ना। नहीं समझा मेरी बात को। तो कोई आपको कहे ये ऑर्गेनेल ही तो है, ढंग से सुना, ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनेल। कौन सा ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, राइबोसोम। लिखो दो स्टेटमेंट, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल। क्या लिखोगे इधर, ऑर्गेनेल्स विद ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। शाबाश। दूसरा पॉइंट लिखो,
ऑर्गेनेल क्या, विद इन ऑर्गेनेल, बस इतना ही से तो है और क्या है। सिंपल सिंपल सा समझा करो बेटे, सब मेहनती बच्चे हैं, बस मेहनत काम आ जाए अच्छे से कॉलेज में। आमीन। क्या लिखा, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्या होगा, राइबोसोम। ये प्लांट सेल है बेटे, क्या है ये, प्लांट सेल है। ये क्या है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को, लेकिन हमारी मैच्योर आरबीसी में, अच्छा ठीक है, जो कितनी भी मैच्योर हो जाए, सेल वॉल किस में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में, दोनों में, लेकिन सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, सभी यूकैरियोट्स में भी नहीं होता। कोई ऐसा प्रोकैरियोट बताओ जहां पे सेल वॉल ना हो, माइकोप्लाज्मा। कोई ऐसा यूकैरियोट बताओ जहां पे सेल वॉल ना हो। मेरा नाम क्यों ले रहे हो बे, बाबूजी, दिखने में तुम ही बड़े हो कम वक्त हो। तो ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल, और वो क्या हो गया बेटे, बैक्टीरियल सेल हो गया है। कंप्लीट सेल का एग्जांपल कौन है इन तीनों में, तो लिखो एक लाइन, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, anything less than a complete cell does not ensure, ensure की स्पेलिंग वही है जो आपने पढ़ी थी, does not ensure independent living। That's why cell is considered as, कोई क्वेश्चन ही पूछ ले, सेल इज द फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक यूनिट, सेकंड ऑप्शन न्यूट्रल यूनिट, एल्केलाइन यूनिट या बेसिक यूनिट, देखा। अरे ऑल एल्केलाइंस आर नॉट बेसिस, ऑल एल्कली आर नॉट बेसिस, केमिस्ट्री तो पढ़ते हो ना आप लोग, एल्केलाइन और बेसिक नेचर में डिफरेंस आ गया ना। हाँ देखो यहाँ भी हमने डिफरेंस लिया है, दैट्स व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, ए कंप्लीट सेल रिक्वायर्स, complete cell requires number 1 plasma membrane, number 2 nucleus, number 3 साइटोप्लाज्म। शुरू हो गए, स्पीड स्लो तो नहीं मेरी लिखाने की, वही एनसीईआरटी का इंट्रो किया है बेटो। चलो जल्दी से नोट करो इसको, यू हैव 30 सेकेंड्स, कोई जल्दी नहीं है। डन। कितनी यूनिट मेम्ब्रेन बताई न्यूक्लियस पे, अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्या है,
मेन एरेना है, ओनली एरेना नहीं है। क्या न्यूक्लियस में कुछ होता है? यस। रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, बाकी तो मेटाबॉलिज्म यही चलता है बेटे। इंग्लिश में है, वही बात है बेटा, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। लहरदार है, वेव्स लाइक। इंग्लिश में लिखा है क्या? कोई बात नहीं, मेरी नजरों से देखो। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब बुढ़ापे में राइटिंग कहाँ सुधरेगी बेटा, वो तो लिखा दिया ना, बस उसको प्रेजेंटेशन के तरीके चेंज करते रहते हैं ताकि चीजें अट्रैक्टिव हो जाए, और क्या है। थोड़े कलर्स काम में आते हैं, जल्दी दिमाग पर इम्प्रिंट हो जाता है, लंबे समय तक इम्प्रेशन बना रहता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो कोई कलर होता नहीं ना बेटे। टोटल एब्जॉर्प्शन और टोटल रिफ्लेक्शन का ही है सर। क्या रे रेडिएशन जानता है कि नहीं जानता है? मैं कंडक्शन और कन्वेक्शन भी जानता हूँ। नहीं समझे राजा बाबू? हो गया बेटे? टेडी बियर्स हो गया? ये क्या है राजा? सेल वॉल। बनाओ जल्दी से, और क्या करोगे? ओए शुरू हो गए, थोड़ा सा काम बोल दो तो। सेल वॉल, ये क्या है? सैप वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रियन किस में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? बहुत बढ़िया, वहां माइटोकॉन्ड्रियन होगा। दोनों में, दोनों में, दोनों में ही खाना दे दूंगा कम वक्त लेके। पत्तल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोनों में। क्लोरोप्लास्ट किस में होगा, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? बोल दो दोनों में। ये ईआर लिखा है, ये गोल्जी लिखा है, और ये लाइसोसोम लिखा है, और ये सेंट्रोसोम लिखा है। इसमें सेंट्रियोल्स होंगे, और चारों तरफ के मैट्रिक्स को सेंट्रोस्फीयर या काइनोप्लाज्म कहते हैं, डिटेल बाद में आ जाएगा। न्यूक्लियस पे कितनी यूनिट मेम्ब्रेन बताइए? दो। लिखेंगे, राइबोसोम लिख दो। डन।
एनसीईआरटी ने एन ओवरव्यू ऑफ सेल में प्लांट सेल में किसका एग्जांपल दिया है? पन्ना क्यों पलट रहे हो? ऑनियन। और एनिमल सेल में चिक या चीक? चिक लगा दिया है। डन। कौन बचा? चले आगे। सुनिए, चल रहा हूं मैं, यहां से मूव कर रहा हूं। कोई है बेटा बीपीएल? डू इट फास्ट। ए राशन कार्ड, जल्दी करो। डॉक्टर सुलभ, डॉक्टर शाहिल, थॉमस, कहां से आप? न्यूजीलैंड। घर पे पेरेंट्स के सामने इस तरह ही जवाब देते हो क्या? क्योंकि बच्चा जो घर में सीखता है देखता है वही तो सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है ना। नहीं समझा? आप बोलो ना फिर, क्या बोल रहे थे लेके? मतलब संस्कार से सब, ये संस्कार आ कहां से रहे हैं? माँ बाप तो ये सब कुछ सिखाते नहीं है, कुछ ही बोलना। मतलब इंडिया के कुछ गांवों को भी इस तरह का नाम लेंगे जैसे वो गाली की तरह लगता है, अपना ही इंडिया है। वहां चंद्रयान 3 पहुंच रहा है तो तालियां बजा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, और यहाँ पे ये भाषा यूज हो रही है। आई हेट ड्यूअल नेचर ना, आई हेट शैम प्रेजेंटेशन, पाखंड नहीं। जैसे अंदर से हो वैसा दुनिया को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्या कचरा भरा हुआ है? एक पुत्र का व्यवहार उसके पिता का परिचय होता है। मेरे बात करने का तरीका, मेरा रेस्पॉन्स सोसाइटी के लोगों से मिलना जुलना इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे पापा ने मेरे को क्या सिखाया है। तो जब भी बोले ध्यान रहे, दुनिया सुन रही है। जब भी गलत करेंगे दुनिया यही कहेगी, तेरे माँ बाप ने पीयूष बात करना भी नहीं सिखाया क्या? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शिक्षक हूं मैं, केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोच ही नहीं हूं। तो आपके सिलेक्शन कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ता है। मुझे सिर्फ इस बात पे घमंड होता है अपने आप पे कि इस बैच को पढ़ाकर मैंने सोसाइटी को, आपके परिवार को एक एजुकेटेड पर्सनालिटी दे दी है। बाकी कहीं भी किसी ब्रांच में जाओ, डजेंट मैटर। बस आपके परिवार को, इस सोसाइटी को, इस इंडिया को, इस देश को मैं एक पढ़ा लिखा इंसान दे रहा हूँ। बस मैं इसी बात पे प्राउड फील करता हूँ। समझे? संगत का असर कुछ तो लो कम वक्त हो, अच्छा बोला करो, पेरेंट्स की तरफ उंगलियां ना उठ जाए, बस इतना ही ध्यान रखना है हमेशा। थोड़ा एडोलसेंट एज से ऊपर निकल चुके हो, 12 से 18 साल हो गए, 24-24 साल के ढोकरे हो रखे हो तुम लोग। यार सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हो बेटे अब आप, है ना? पैर का साइज बाप के पैर से बड़ा हो रखा है लेके। तो अब अंश मेरे बगल में चलता है वो 6 फीट का, तो जब लगता है कि हाँ यार, एक बगल में एक इंसान की, यही होता है पेरेंट्स के साथ। जब चलोगे कुछ दिनों के बाद में, मैं डॉक्टर साहब चल रहे हैं बगल में, तो रिफ्लेक्शन आना चाहिए यार लेके, इनका बच्चा हूं मैं। फिर फ्यूचर कहेगा अरे डॉक्टर साहब के पापा हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। तो थोड़ा अच्छा अच्छा यार, जिंदगी हमेशा उंगलियां उठवाने के लिए या कमियां उठवाने के लिए थोड़ी ना है। नहीं, थोड़ा सुधरो। मैं तो कह रहा हूँ पूरा ही सुधरो, तुम्हारे थोड़े सुधरने से कुछ नहीं होने वाला है लेके, नहीं तो मैं तो सुधार ही दूंगा। मेरा जन्म इस दुनिया में केवल तुम लोगों को सुधारने के लिए ही हुआ है, कम वक्तों। कुछ ज्यादा ऐप डाउनलोड नहीं करके तुम लोगों ने यहाँ पे? तो शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी कम वक्त लेके। सुनिए बेटा जी, इंट्रो तो पढ़ना ही है राजा। जब पढ़ते पढ़ते यहां पहुंच जाएंगे तो लास्ट में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आएगा।
नहीं नहीं, अभी कुछ वो तो दिख रहा है ना सामने एनसीईआरटी में, वहां भी वही है। यहाँ पे एक तो बड़ी स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं है कम वक्त में, पूरा दिन कोरोना में फोन पे चिपके चिपके इतनी आदत पड़ गई है। अगर इनको हार्ड कॉपी भी दे दो ना, उनको ए पहलवान, इनको हार्ड कॉपी भी दे दो ना, अब इनको ये हालत पड़ गई, एनसीईआरटी पढ़ने को दे दो, ऐसे ऐसे उसको जूम करते रहते हैं। अरे यार, मोबाइल पे चिपकने की इतनी बुरी आदत पड़ गई, ये कहाँ से जूम होगा बे, हद हो गई है, जूम कर रहे हैं उसको। तो थोड़ा सा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी यहाँ दिया है, सेल बायोलॉजी के लास्ट में इंट्रो के। लेकिन जब आप ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे बेटा, और फिजियो पढ़ो, और फिजियो के शुरू के इंट्रोडक्शन में पहली लाइन में रिडक्शनिस्ट अप्रोच ना आए, तो आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कैसे, मुझे ये बताइए। चिपका लो बेटे उसको थोड़ा सा। तो रिडक्शनिज्म का मतलब समझना, आज पढ़ना एक बार, बड़ा अच्छा लिखा है कि वो जो सेल थ्योरी जो आया था, सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड ए सेंस ऑफ मिस्ट्री। 1838 1839 में सेल थ्योरी आया था, उसी को हम जस्ट डिस्कस करेंगे अभी। सोचो, 1665 की एक कहानी थी, रॉबर्ट हुक, है ना, और उन्होंने जो भी देखा उसको सेल बोल दिया, सेलुला बोल दिया, होलो स्पेस और होलो कंपार्टमेंट को। और सेल या सेलुला, सेला का लिटरल मीनिंग होता है होलो स्पेस, और सेल कभी भी खोखली नहीं होती है। उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें सेल ऑर्गेनेली है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल कभी भी होलो नहीं होती है। तो टर्म सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम सेला और सेलुला, जो अपने आप में मिस नॉमर है, नोमेनक्लेचर गलत हो रखा है, गलत नामकरण हो रखा है। तो सेला से सेलुला, सेला या सेलुला से सेल आया, और सेल अपने आप में मिस नॉमर है दोस्तों, गलत नामकरण है। वो ब्लैक होल, नामकरण गलत है, वो होल नहीं है। उसके करीब जाके देखो, आपको अट्रैक्शन और डेंसिटी के सारे मायने समझ में आ जाएंगे। नाम रख दिया अर्जुन सिंह, निशाना सामने लगाना और पीछे हर बार मास्टर की आंख फोड़ दे, तो वो नामकरण गलत हो गया। नाम रख दिया लक्ष्मीबाई, जब भी कॉकरोच देखा पूरे मोहल्ले को सर पे उठाई, तो ये नहीं है, क्या रे होगी ना कॉकरोचेस, तो वो लक्ष्मीबाई, नामकरण गलत हो गया। तो सेल अपने आप में एक मिस नॉमर है बेटे, गलत नामकरण है, पढ़ना। सोचो, तो वो तो 1665 की बात थी, और 1838 1839 में सेल थ्योरी आया। सोचो, सेल थ्योरी ने क्या किया, मिस्ट्री को क्या कर दिया, रिवील कर दिया होगा, कि लोग बाग सेल के बारे में जानने लगे थे दोस्तों। आप जो 2 या 3 पॉइंट पढ़ते हो, ठीक है, वो तो 2 या 3 पॉइंट है, तो एक इंपॉर्टेंट टेनेंट हो गए उसके, अच्छे खासे पॉइंट हो गए उसको लेके। लेकिन केवल वो 2 पॉइंट ही नहीं थे, सेल थ्योरी अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्चा लिखा गया था। तो सोचो क्या क्या उसने राज खोल के रख दिया होंगे। तो डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रियन है, माइटोकॉन्ड्रियन में 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ मिलेगा, अगर ऑक्सीजोम में आप पहुंच गए हैं तो उसका क्या होगा, FO पार्ट है, F1 पार्ट है, या स्टॉक पार्ट है, और ATP उसके हेड पार्ट में बन रहा है। किस तरह से सारी चीजों को पढ़ा होगा, प्रोटॉन की पंपिंग किस तरह से हो रही है, रोटेटर किस तरह से काम कर रहा है, वो सारी चीजें। तो उसको पढ़ने के लिए आपको सेल खोलते गए खोलते गए खोलते गए। कैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने लेके, बिना रिडक्शनिस्ट अप्रोच के ये पॉसिबल नहीं था। अगर आप सेल को इंटैक्ट रखते, उसको सही सलामत रखते, तो सेल ऑर्गेनेल के बारे में कैसे पढ़ते, कि राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट का बना होता है, RNAs और प्रोटीन्स का बना होता है। 30 तरह की प्रोटीन होती है, 50 तरह की प्रोटीन होती है, टोटल 80 तरह की प्रोटीन यूकैरियोटिक राइबोसोम में होती है। उसमें RNAs होते हैं, 5S होता है, 5.8 होता है, 18 होता है, 28। पता कैसे चला होगा उन आरएनए के अंदर किस तरह से सीक्वेंस, या आरएनए बनता किस तरह से है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो रिडक्शनिज्म अप्रोच अगर आपको पढ़ना है कि स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल्स हैं, और पैरेटल सेल से एचसीएल बन रहा है, तो वो एचसीएल बन रहा है तो पहले प्रोटॉन बाहर आता है, क्लोराइड बाहर आता है, ल्यूमेन में आकर एचसीएल बनता है, अंदर से एचसीएल बनकर नहीं आता है। इसके लिए आपको रिडक्शनिस्ट अप्रोच करना पड़ेगा। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस अगर आपको समझना है, फिजिको केमिकल प्रोसेस अगर आपको समझना है, तो आपको रिडक्शनिस्ट अप्रोच करनी होगी। बिना रिडक्शनिज्म के आप फिजियोलॉजी की स्टडी कर ही नहीं सकते। अगर आपको मैक्रो लेवल पे पढ़ना है, तो आप बिल्कुल से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फिर उसमें से सेल निकाल के, सेल को भी तोड़ के क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लोगे, नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो बॉडी को सही सलामत रखना होगा, कि माउथ है, ये बक्कल कैविटी है, ये इसोफेगस है, और ये इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया है, स्टमक, फिर स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गया है। तो आपको बॉडी को सही सलामत रखना होगा, तब आप सीक्वेंस को समझ पाएंगे कि वो ऑर्डरली मैनर में किस तरह से सारे ऑर्गन्स अरेंज हैं दोस्तों, और
किस तरह से वो कोऑर्डिनेट वे में मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन और गहराई में पढ़ना है, और माइक्रो लेवल पे पढ़ना है, और डेप्थ में पढ़ना है, तो आपको रिडक्शनिज्म करना ही होगा। तो वो एससीएल बन कैसे रहा है, बिना रिडक्शनिस्ट अप्रोच के पॉसिबल नहीं था। बहुत अच्छा लिखा है। कमजोर दिल वालों के लिए पेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश में है, पहली बात तो मैं ये बता दूं। और ये जिनको लिटरेचर पढ़ने का शौक होता है वही इसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं तो इससे 5 क्वेश्चन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मेरे पास तो गूगल ट्रांसलेटर है। नालायक हो। ये तो आपने पढ़ ही लिया कम तो लेके। अरे मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी तो माथा पच्ची करता ही रहता हूँ। कोई यहाँ पे बेटा हार्ड डिस्क थोड़ी लगा है, कोई मैं स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना हूँ। लेकिन जिंदगी में विवेक के आनंद को जरूर अपनाता हूँ। विवेक यानी बुद्धि। मैं स्वामी विवेकानंद नहीं हूँ, लेकिन विवेक के आनंद को जरूर अपनाता हूँ। लेके तो 100 बिलियन न्यूरॉन आपके पास भी है और मेरे पास भी है, और किसी पे भी लिपिड जमा नहीं है, किसी पे भी टेस्ट डिजीज नहीं हो रहा। वी आर नॉट मेंटली रिटार्डेड, वी आर नॉट डाउन सिंड्रोम ना। चेहरा दिखने में कैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग मंद बुद्धि बच्चे नहीं है। पढ़ेंगे तो इतिहास रच देंगे, तो पढ़ लेंगे ना। ये आपने जीएन रामचंद्रन जी के बारे में पढ़ा होगा यहाँ पे लेके, उन्होंने किस तरह से प्रोटीन के अंदर कि एक सबसे पहले जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन एक लॉन्ग सीधा सा चेन हो गया, सीधा सा धागा हो गया है, वो प्राइमरी प्रोटीन होता है। कौन से नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा सीक्वेंस को आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है। ना तो ये कोई स्ट्रक्चर बना सकता है, या ना ये फंक्शनल हो सकता है, मतलब एंजाइम की तरह काम कर सकता है। अरे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ना, ये राइबोजाइम छोड़ दो ना उसको। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो अगर कोई प्रोटीन सबसे पहले बनता है राइबोसोम से, वो प्रोटीन पहले प्राइमरी प्रोटीन होगा, वो 1 डिग्री प्रोटीन होगा। फिर उस धागे के अंदर फोल्डिंग शुरू हो जाती है, अल्फा हेलिक्स बनते हैं, या फिर प्लीट्स बनने लगती है। और इस तरह से अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीट्स बनने, तो 2 डिग्री प्रोटीन आ गया। अब ये स्ट्रक्चर प्रोटीन होने लगेगा, और फिर वो स्ट्रक्चर प्रोटीन और ज्यादा गोल गोल हो गया, तो वो ग्लोबुलर टर्सरी प्रोटीन हो गया। व्हेन 2 or more than 2 molecules having क्या 3 डिग्री कॉन्फिगरेशन फ्यूज टू ईच अदर, देन क्वाटरनरी प्रोटीन इज फॉर्म। तो सब फोल्डिंग का ही गेम हो रहा है। तो वो किस तरह से जब लूप बनते हैं अल्फा हेलिक्स, कौन कौन से अमीनो एसिड्स के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, किन किन के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, सब कुछ फिक्स होता है। ऐसे ही नहीं प्लीट्स बन जाती हैं, ऐसे ही नहीं अल्फा हेलिक्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज को उन्होंने बहुत तरीके से वहां से एक्सप्लेन किया। और के कौन थे, रामचंद्रन, जीएन रामचंद्रन। इस बायोमोलिक्यूल को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेना इनके बारे में, ठीक है ना। जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ो तो हो गया। एंजाइम तो पढ़ लिया होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह नहीं हुआ अभी, जब उस समय इसको पढ़ लेना। ये इंट्रो हम आपको बता चुके हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, नो 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 नो। जब आसपास सराउंडिंग में देख रहे हैं आप लोग, तो कुछ आपको नॉन लिविंग नजर आएंगे, कुछ आपको लिविंग नहीं नॉन लिविंग नजर आएंगे। अच्छा, नॉन लिविंग और डेड में कोई डिफरेंस नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे एक बात है, नॉन लिविंग है या डेड है। दीवार की बात कर रहा हूँ, नॉन लिविंग। दोनों क्या, जो कभी जिंदा ही नहीं था वो मरा कैसे, जो कभी जिंदा था वो मर गया है, वो डेड हो गया है। और ये तो हमेशा ही नॉन लिविंग रहा ना, ये तो हमेशा ही नॉन लिविंग रहा ना। क्या ये कभी जिंदा था, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा। और प्योसर मोर गए मतलब वो डेड हो गए। क्या हुआ, वो डेड हो गए, खुशी से पागल हो रखा है ये, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। वो घड़ी आ गई तो फिर हम घड़ी पहन के भी आ गए, वो कम वक्त। हाँ, खैर कोई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए 1665 पे आते हैं दोस्तों। रॉबर्ट हुक का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। 1665 की बात थी दोस्तों, जब किसी ने स्टडी किया एक प्लांट के ऊपर, उसका नाम था क्वेरकस सुबेर। आंकड़े का पेड़ बोले तो ओक ट्री। 1665 सेल थ्योरी आया बेटे 1838 1839 में। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई थी, 1831 में। आप समझ रहे हो, पहले न्यूक्लियस के बारे, उससे पहले भी न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी हो चुका था। पहले न्यूक्लियोलस के बारे में लोगों ने जाना, फिर न्यूक्लियस के बारे में जाना, फिर उसके बाद में सेल थ्योरी आया। और सेल थ्योरी जब 1838 1839 में आया, उसके बाद में भी उसमें कमियां रह गई थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ ऑब्जेक्शन थे, कुछ डीमेरिट्स थी, कुछ एक्सेप्शन थे, और उनको दूर करके मॉडर्न सेल थ्योरी बना दिया। हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, रुडोल्फ वर्चो, 1855। थोड़ा सा सीक्वेंस, एनसीईआरटी का ईयर और डाटा और साइंटिस्ट का नाम तो बेटे याद रखना ही है, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाकर पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा थोड़ा सा लेकर। तो 1665 एक थे रॉबर्ट हुक दोस्तों। तो इन्होंने जिस प्लांट पे स्टडी की थी वो प्लांट था क्वेरकस सुबेर।
और इसकी चार तरफ की जो बार्क थी, छाल थी, उसको उन्होंने रिमूव कर लिया। फिर उसको क्या कर दिया, उसके फाइन सेक्शंस कट कर दिए, थिन स्लाइसेस ले ली। तो फाइन सेक्शन कट कर दिए, और कट करने के बाद में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उन्होंने खुद ने एक माइक्रोस्कोप बना रखा था जो ऑब्जेक्ट को 30 टाइम्स, 30 गुना मैग्नीफाई करके दिखाता था। और जब उन्होंने क्रॉस सेक्शंस को जब देखा, एग्जामिन किया उस माइक्रोस्कोप से, ही रिमाइंडेड हनी कॉम, उनको मधुमक्खी के छत्ते की याद आ गई। कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स इस तरह की देखने को मिली, और इन होलो स्पेसेस को उन्होंने नाम दे दिया सेला या सेलुला। बस यहीं से गलत नामकरण की शुरुआत हो गई। टर्म सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम सेला और सेलुला, जो अपने आप में बेटिया रानी क्या है, मिसनोमर है। नोमेनक्लेचर गलत हो गया कि सेल कभी भी होलो या खोखली नहीं होती है, लेकिन बस चल रहा है तब से लेके आज तक यही चल रहा है। तो एक्चुअली जो उन्होंने देखा था उन स्लाइड से, वो डेड सेल थी। क्या थी? वो कॉर्क सेल थी। क्या थी? अच्छा, कॉर्क सेल लिग्निफाइड होती है, क्यूटिनाइज होती है, सुबेराइज होती है। पढ़ने के लिए शुक्रिया कम बकता हूँ, सुबेराइज होती है। तो सबसे पहले सुबेराइज सेल को किसने देखा था? इन्होंने ही देखा था। सबसे पहले सेल को देखने का आप इन्हीं को देंगे। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सा लिखा था? और बहुत बढ़िया। तो डार्विन वहां पे कथक कर रहे थे बेटा, वहां पे ढिंका चिका माइक्रो सामने लिखा है, तब भी ये हालत है कमक लगे। 1859 नवंबर 1859 का दिन, डार्विन का कम वक्त हो, 22 साल का छोकरा दुनिया में कमाल कर गया। और ये हमारा 27 साल का छोकरा अभी तक एनसीईआरटी से संघर्ष करते ही नजर आ रहा है। आप समझो मेरी बात को। दादा डॉक्टर, बाप डॉक्टर, ही कुड नॉट साइड द ब्लड, और मेडिकल कैरियर को बीच में गिव अप करना पड़ा, सोचो लेके, और लौट कर आ गया। और जब एचएमएस बीगल, हम सफर बीगल, इस शिप का नाम यही था, एचएमएस बीगल, हम सफर बीगल, जब उस पर लेकर गए दोस्तों लेकर, तो उसके जो कैप्टन थे फिट्ज रॉय, उसको अपनी बातों से इतना प्रभावित किया कि बंदे ने कहा कि चल 5 साल की वॉयज पे चलते हैं। वॉयज इंग्लिश का शब्द है, समुद्री यात्रा पे चलते हैं। कहा जाए, सोचो, बापू ने तो मना ही कर दिया, बोले पूरा दिन यहाँ पे इधर उधर घूमते रहते हैं बाइक पंचर करके। बापू ने तो डांट डपट के बिठा दिया उनको लेके। पता है किसने सपोर्ट किया उनको? नहीं, तुम्हारी उतनी किस्मत नहीं है। जो फ्रेंड थी ना, उनके फादर ने सपोर्ट किया उनको। नालायकों ने। ये डार्विन की किस्मत थी कम वक्त लिखी। और लेमार्क के बारे में पढ़ोगे तो और मजा आएगा। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में इंटरेस्टिंग चीजें निकाल लिया करो लेकर, लेकिन ज्यादा आप उस पर रहोगे तो गड़बड़ नहीं। मेरे से ही पूछ लिया करो ये सारी चीजें, लेकिन मैं वैसे ही बता दूंगा इनकी बिब्लियोग्राफी कम वक्त। तो ये तो शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले सेल को किसने देखा? इन्हीं ने देखा। सबसे पहले डेड सेल को इन्हीं ने देखा। ये रॉबर्ट हुक की कहानी थी दोस्तों। तो टर्म सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम सेला और सेलुला, जिसका मतलब होता है होलो स्पेस। और सेल कभी भी खोखली, खोखला क्या होता है आप लोग जानते ही। मेरी तरफ क्या देखते हो कम वक्त? कुछ नोट करना है तो कर लो, जल्दी चलता हूं मैं आगे। चलें? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दूंगा। नोट करना है तो ठीक है, बाकी वही एनसीईआरटी वाला ही है, इंट्रो वाला पढ़ा रहे हैं। कल से स्पीड स्लो हो जाएगी, समझ गए आप लोग? आज पहला दिन है इसलिए मैं तेज तेज चल रहा हूँ। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? कैसा बेटा? आराम से बैठ के पढ़ना इन दोनों पेजेस को, बहुत मस्त लिखा है। इंट्रो जरूर पढ़ा करो, कोई भी चैप्टर है ना, कोई भी पार्ट आता है तो उसका इंट्रो जरूर पढ़ा करो। लेके बिना इंट्रो पढ़े मतलब चैप्टर की शुरुआत कैसे कर दोगे? लेके आपने पहला यहाँ से पढ़ना शुरू किया तो क्या ये इंट्रो पढ़ा कभी जिंदगी में? प्रीफेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कुछ इंटरफेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ पे। लेके ये पढ़ा, पढ़ा है? वेरी गुड। है ना? क्वेश्चन पूछ लेता ना यहाँ पे। एल्फेंसो कोर्टाई, रेप्टाइल से कहानी मैमल पे खत्म हुई, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम पे खत्म हुआ, कोर्टाई ऑर्गन, एल्फेंसो कोर्टाई। पढ़ना एनसीईआरटी से जब कोर्टाई मिले तो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेकंड पेज में इंट्रो में। बस एनसीईआरटी पढ़ने को बोला है और कुछ नहीं पढ़ने को बोला मैंने एक्स्ट्रा। जो पेजेस पिछले साल छोड़ देते उनको अच्छे से बोल बोल के पढ़ लिया करो, बड़बड़ा के पढ़ा करो। अच्छा ये बात है, ऐसे हर कही गई बात को अपने कानों से सुना करो, ताकि तुम्हारा दिमाग मंथन करे आप बड़बड़ा क्या रहे हो। वरना घंटों घंटों किताब खुली रहती है, उसको हाईलाइट करते रहते हो, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। फिर बाद में कहते हैं होली कब है। हर पल रंग बदलती है दुनिया, फिर भी लोग कहते हैं कि होली कब है।
चलें बेटू आगे। और जो है वो क्लास में, मेरे पीछे पीछे नहीं भागना है। छोरियों सुन रही हो स्पेशली, ए छोकरा लोग, कि पीयूष सर अंदर क्या पढ़ा के आए, यही पढ़ा के आए हैं अंदर। सर वो सेल वॉल की स्पेलिंग कहाँ से शुरू करनी है, एस से, सेल कर दो उसको सेल को सेल कर दो हो गया बेटू। मैंने 1 मिनट बोला था, 60 सेकेंड्स ही होते हैं, 600 नहीं होते उसमें। हाँ बुजुर्गों, चलिए आगे। चलिए पहले थोड़ा सा वैसे बता दूं मैं सेल थ्योरी के बारे में। चले जाओ। 1838 और 1839, पहले कौन, श्लीडेन, बाद में कौन, बोथ वर्कड इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग काम किया। ये बोटेनिस्ट थे, एनसीईआरटी कह रही है जर्मन बोटेनिस्ट, और इनको लिख रहा है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। मैं आपको साफ साफ बता दूं, बोथ वर्ड जर्मन साइंटिस्ट, लेकिन एनसीईआरटी ने इनको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है। अब लिखा है तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्या हमारे पार्ट में कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा क्या, नहीं नहीं, मैं तो ये दुआ करता हूं बस मेरे वाले पार्ट में जो भी मैं पढ़ा उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन ना आए, है ना। जिस दिन नीट का पेपर होता है, वरना आंसर तो हमें ही देना होता है ना, फिर एनटी वाला तो अपनी बात सुनता नहीं, आपको पता है कितना चैलेंज करते रहो, उसको तो अपने आंसर देने होते हैं। मतलब 45 क्वेश्चन ढंग से नहीं बनते हैं, उससे लेके पूरे साल भर के अंदर पूरी टीम बिठा देते हैं, सोचो जरा लेकर। उसमें भी कौन से अपने माइनर ले ले, कम से कम एक आधा इरादा तो उसमें भी चलता है, तो वो भी चल जाएगा हमारा तो लेकर। तो श्वान को एनसीईआरटी ने ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जूलॉजिस्ट। तो दो लोग दोस्तों, एक श्लीडन और एक श्वान, ये बोटेनिस्ट थे, इनको लिखा है उन्होंने, ये जर्मन बोटेनिस्ट। तो उन्होंने प्लांट्स की स्टडी की। और ये श्वान, संस्कृत में श्वान का मतलब होता है डॉग, और डॉग होता है एनिमल, इसलिए ये एनिमल साइंटिस्ट बने, दूसरा कोई रीजन नहीं था दोस्तों। तो एक श्लीडन और दूसरे श्वान, खैर ये तो हो गया मजाक की बात। एक श्लीडन और श्वान दोनों ने स्टडी किया, उन्होंने केवल प्लांट्स की स्टडी की, इन्होंने प्लांट्स के साथ साथ एनिमल सेल्स की भी स्टडी कर ली, और स्टडी कर ली तो कंक्लूजन कॉमन हो गया। और दो जनों के जब विचार आपस में मिल जाते हैं, तो दोनों ने मिलकर एक साथ प्रपोज कर दिया सेल थ्योरी। सुधर जाओ कम वक्तों तो दोनों ही ईयर्स को इंक्लूड करना है बेटा जी, 1838 1839। तो सेल थ्योरी में हमने कहा ना, खूब सारी मिस्ट्रीज को रिवील करके रख दिया, खूब सारे राज खोल दिए, क्योंकि उससे पहले तो लोग बाग कुछ इतना ज्यादा जानते नहीं थे। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट या टेनेट की बात करें, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों, क्योंकि बॉडी सेल या सेल्स का ही तो बना है ना। या तो दुनिया में ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। कोई बाई सेलुलर एनिमल का नाम बताओ। अच्छा चलो, यूनिसेलुलर एनिमल का नाम कितना सोचते हैं, कम वक्त तो होगा ही नहीं ना। या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर कंडीशन होना और कॉलोनियल कंडीशन होना दो अलग अलग बातें हैं। ये एक बैक्टीरियम है, नहीं नहीं, ये भी एक बैक्टीरियम है, ये भी एक बैक्टीरियम है, ये भी एक बैक्टीरियम, ये पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी है। कॉलोनियल कंडीशन होना और मल्टी सेलुलर कंडीशन होना दो अलग अलग बातें। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कई ऑर्गेनिजम्स के मिलने से कॉलोनी बनी है, कई सेल्स के मिलने से मल्टी सेलुलरिटी आया है। तो मल्टी सेलुलर कंडीशन और कॉलोनियल कंडीशन में डिफरेंस, बैक्टीरियल कॉलोनी हो सकती है, बैक्टीरिया मल्टी सेलुलरिटी थोड़ा शो करेगा बेटे। ये मल्टी सेलुलर कंडीशन, तो बेसिक डिफरेंस होगा, जब भी मल्टी सेलुलर कंडीशन होगी तो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। हाउ सेल्स टॉक टू ईच अदर, हाउ दे कम्युनिकेट ईच अदर। कहीं पे प्लाज्मोडेस्माटा बना दिए, कहीं पे गैप जंक्शंस बना दिए गए हैं, कुछ याद आ रहा है। तो मल्टी सेलुलर में एक न्यूरॉन बोल रहा है मसल सेल को कि बहना तुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है, अब तुझे रिलैक्स होना है, तो न्यूरो के थ्रू मैसेज को कन्वे किया जा रहा है। रही बात प्लांट सेल की, तो बीच में गैप्स बना दिए गए और उनको बोल दिया प्लाज्मो
हेमोडेस, मेटा बोले तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, बोले तो सिम्प्लाज्मिक पाथवेज, कुछ याद आ रहा है? तो मल्टी सेलुलर कंडीशन में प्लांट हो चाहे एनिमल हो बेटे, मल्टी सेलुलर कंडीशन ही है। और मल्टी सेलुलर कंडीशन और कॉलोनियल कंडीशन में डिफरेंस होता है। यहाँ आपस में कम्युनिकेशन ना हो तो चलेगा, कॉलोनी में आपस में बातचीत ना हो तो चलेगा, लेकिन मल्टी सेलुलर में सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, और वो सिग्नल्स, तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन एक चैप्टर बड़ा शानदार है। और उसका कंटेंट जब आप नीट आप करेक्ट कर देंगे अगले साल, उसके बाद मैं टेलीग्राम पे वहां पे आपको छोड़ दूंगा उस चैनल पे, और वो 10-20 पेज का जो है सेल कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को पढ़ना, ताकि एमबीबीएस में जाओ तो फर्स्ट ईयर पास करोगे, तभी सेकंड ईयर में पहुंच पाओगे। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा वो सारा साल लेकर, बहुत मजा आएगा। तब तक आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ लो, क्योंकि सारा गेम तो यही चलेगा ना इस फिजिकल वर्ल्ड में। क्या है फिजिक्स? इस फिजिकल वर्ल्ड में बायोमोलिक्यूल्स की इंटरेक्शंस को समझना, बोले तो केमिस्ट्री। इस फिजिकल वर्ल्ड में बायोमोलिक्यूल्स की इंटरेक्शंस को समझने के लिए लाइफ, बोले तो बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए। बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आप बायोलॉजी स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो सब कुछ आपस में मिलजुल के ही काम करता है। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि एनर्जी की, मैं जो बोल रहा हूँ, एनर्जी की एक फॉर्म मैलियस इंकस स्टेपिस, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट कि बायोमोलिक्यूल के बीच में व्हाट इज बॉन्ड, अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। और कोई फिजिकली थोड़ा ना मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, कहीं आयनिक बन गया है, कहीं कोवेलेंट बन गया है, कोई कोऑर्डिनेट, कहीं हाइड्रोजन, कहीं वन डबल बॉन्ड इंटरेक्शन, जो आपके और एनसीईआरटी के बीच में होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो देखने को मिलता है वन। तो वो सब कुछ, तो वो केमिकल बॉन्डिंग, अट्रैक्शन, तो ये 2-3 चैप्टर अच्छे से हमेशा तैयार रहने चाहिए आपके, और एक सेल कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर बात कर दी और सेल थ्योरी आ गया 1838 1839। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फंक्शनल इसलिए क्योंकि जितनी भी वाइटल एक्टिविटी चल रही है सब सेल में ही तो चल रही है, और स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि बॉडी सेल का या सेल्स का ही बना है। या तो यूनिसेलर होगा बेटे, या फिर क्या होगा, मल्टी सेलर। ये एक पॉइंट थे वहां पे लेके। और जब, लेकिन जब इन लोगों से ये पूछा गया हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, आप कह रहे हो कि बॉडी खूब सारी सेल का बना है, या तो सिंगल सेल का बना है या मल्टी सेलर कंडीशन है। अगर मल्टी सेलर कंडीशन भी है हमारे अंदर, शुरुआत तो सिंगल सेल से हुई ना। तो सिंगल सेल से मल्टी सेलर कंडीशन आया कैसे? हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, नया सेल बनता कैसे है? तो सेल थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन कि नया सेल बनेगा कैसे, मल्टी सेलर कंडीशन आएगा कैसे। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस और कमियां जो रह गई थी, तो 1855 में कौन आ गए? रूडोल्फ वर्चो। ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे। ऑल थ्री वर जर्मन साइंटिस्ट, लेकिन एनसीईआरटी ने इनको क्या लिखा है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा है। कोई बात नहीं, ध्यान रख लेंगे। तो इन्होंने एक फ्रेज दिया था, एक थ्योरी दी थी। फ्रेज क्या था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। और थ्योरी क्या थी? सेल लीनिएज थ्योरी। थ्योरी अलग होता है, फ्रेज अलग होता है। आप कहावतें तो समझते हैं ना बेटा, और सिद्धांत अलग बातें होती है। तो इन्होंने जो थ्योरी दिया था, वो थ्योरी था सेल लीनिएज थ्योरी। लीनिएज मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ जा रहा है, लीनिएज। सेल लीनियस थ्योरी दिया था। एक फ्रेज इन्होंने दिया था, उस फ्रेज को हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो नया सेल बनेगा कैसे, ये इन्होंने समझा दिया कि सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंग सेल थ्रू द सेल डिवीजन और बाय द सेल डिवीजन। बंदे ने सिर्फ इतना जोड़ा, ही जस्ट एडेड थ्रू द सेल डिवीजन और बाय द सेल डिवीजन, कि पहले से जो सेल होती है उसमें डिवीजन हो जाता है और नया सेल बन जाता है। इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आई थी। ठीक है, कई बार कोई चीज क्लिक नहीं करती है, तो कोई आपसे कहे हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, तो आप क्या कहेंगे? रुडोल्फ वर्चो, ही गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। तो उनका सेल थ्योरी और इनका सेल लीनियस थ्योरी दोनों को मिला दिया गया और बना दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बना दिया गया? मॉडर्न। देखो, थ्योरी कभी भी फाइनल नहीं होती। आप लोग जानते हैं ना, बायोलॉजी में कोई भी थ्योरी बनती है इतनी आसानी से नहीं बनती है। थ्योरी से भी पहले भी हाइपोथेसिस आता है। अब सीक्वेंस अगर आपको ध्यान हो बेटे, तो पहले हाइपोथेसिस आएगा।
आपके दिल में कोई ख्याल आया, आपने पूरी दुनिया को बताया, वो आपकी सोच है, वो आपकी हाइपोथेसिस है। अगर आप अपनी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर पाते हैं लैबोरेटरीज में, तो आप उसके बेस पे थ्योरी बना देते हैं। और जब आपकी थ्योरी मार्केट में आती है, तो दुनिया कहती है आपकी थ्योरी में ये कमियां हैं, ये ऑब्जेक्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, डीमेरिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, आप उनको दूर कर दीजिए। और फाइनली जो बनता है वो लॉ या प्रिंसिपल होता है, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। मैं हूँ या अदनाम सानी दोनों ही नीचे आएंगे ऊपर उछालने पे। ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हैं तो जल्दी आ जाएंगे, मैं बाद में आऊंगा। मतलब ग्रेविटेशन लॉ है, ग्रेविटेशन थ्योरी नहीं है। तो लॉ सबसे बाद में बनता है बेटे, लेकिन पहले थ्योरी होता है। थ्योरी से पहले क्या होता है? हाइप। और हाइपोथेसिस कैसे आता है? ऑब्जर्वेशन से। तो बायोलॉजी में कोई भी थ्योरी इतनी आसानी से नहीं बनती है बेटा जी। आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा होता है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एप्पल ट्री से एप्पल नीचे गिरा, आपने गिरते हुए देखा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी, डायरेक्ट देख लिया। इधर तो मैग्नेट और इधर नेल था, वो नेल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, आपने उसको जाते हुए देखा, लेकिन उस फोर्स को आप लोग नहीं देख पाए। तो वो इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिक्स हो गया यहाँ पे, लेकिन फोर्स को नहीं देख पाए। तो जो भी, और मार्केट में किसी बंदे की धुलाई हो रही है, आपने उसको धुलते हुए देखा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों लेकर। तो जो भी हो रहा होता है, आप उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, और जैसे ही कोई मैकेनिज्म चल रही होती है आसपास सराउंडिंग के अंदर लेके, ऑब्जर्वेशन के बाद में आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा हुआ क्यों? एप्पल गिरा क्यों? बंदा धुला क्यों? और वो नेल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ क्यों? अराइजिंग ए क्वेश्चन। 10 लोग देख रहे हैं तो सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, हाइपोथेसिस। बोले वो एप्पल लटके लटके थक गया होगा, बोले आई गॉड थक, धड़ाम से नीचे कूद गया बोले। तो उसने कहा कि एप्पल ने कहा नीचे आके मुझे न्यूटन से बात करनी है, दूसरे ने कहा नहीं, मुझे तो वहां पे एप्पल कंपनी बनानी है। वो एप्पल को है कि गिरते हुए एप्पल से किसने क्या बना दिया क्या नहीं बना दिया, कोई कंपनी खड़ी कर गया और आपके लिए कोई ग्रेविटेशन चैप्टर तैयार कर गया दोस्तों लेकर। वो देखने का नजरिया होता है। तो पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर क्वेश्चन आता है ऐसा हुआ क्यों, बंदा धुला क्यों, फिर सब अपनी अपनी बात कहेंगे। किसी की एनसीईआरटी लेके भाग रहा होगा इसलिए धुल गया, है ना? बोले नहीं नहीं नहीं, किसी गाड़ी ठोक दी होगी। बोले नहीं, गाली गलौज क्या होगा इसे। और बीच में किसी ने अनटेनेबल टॉक कर दिया, लॉजिक ही नहीं है उसके अंदर लगे। पर धुलना उसको बहुत अच्छा लगता है, सबरे नहा तो क्या जाता है मार्केट के बीच में, धो डालो, झींगा लाला बना डालो। तो अनटेनेबल टॉक है, उस पर कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकता। तो 10 लोग अपनी बात कहेंगे, वो हाइपोथेसिस है, उसके बेस पे थ्योरी बनती है। और जो बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाएगी, तभी जाके क्या बनेगी? थ्योरी बनेगी। जैसे मेरे एक छोटा सा घर है, 10 माले का एक छोटा सा बंगला है मेरा, है ना? 10 माले का छोटा ही होगा आज के जमाने में, कम वक्त तो लेकर। तो उसमें क्या है, बिल्कुल छत के ऊपर रामू काका, संडे को हम लोग सारे गार्डन में बैठ के वहां पे चाय पी रहे थे लेके, है ना? और जब संडे एंजॉय कर रहे थे, हॉलीडे, तो देखा छत के ऊपर रामू काका जोर से चिल्लाते हैं, अरे गुरुजी मेरे को बिच्छू ने काट लिया। और जैसे हम चाय का, जैसे कुकीज लेके एकदम से आवाज पड़ी, तो हम सब ने एकदम से देखा, ऑब्जर्वेशन। रामू काका चला, फिर दिमाग में क्वेश्चन आया, रामू काका को तो बिच्छू पर पहुंचा कैसे? फिर सब ने अपनी अपनी बात कही। घर में सब लोग हैं, अपनी अपनी बात करें। कोई कह रहा है वो बिच्छू बारिश से नीचे आ गया होगा लेके, किसी ने कहा बिच्छू जो जो ड्रेनेज पाइप है ना उससे ऊपर चला गया होगा, किसी ने कहा वो जो सीढ़ियों से ऊपर चला गया होगा लेके, किसी ने कहा लिफ्ट से चला गया होगा बिच्छू ऊपर लेके। घर में एक समझदार बच्चा भी रहता है, बोले नहीं नहीं, ये रामू काका जब अपने बेडिंग और बिस्तर लेके जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिच्छू होंगे, और जब उसको फोल्ड कर रहे होंगे तो वहां पे कोई बिच्छू होगा तो काट लिया होगा उसको लेके। तो सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी, वो हाइपोथेसिस है दोस्तों। अब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। उस दिन तो रामू काका को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि दोपहर का लंच कौन बनाएगा लेके, उनको ठीक करवाया, है ना? डिनर भी तो बनना है, रामू काका का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। फिर सबने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, बिच्छू को लिया और बिच्छू को ड्रेनेज पाइप पे लेके, बेबी चल बेबी चल बेबी चल। बेबी गया, मैं डर दी, रब रब कर दी, नीचे आ गया वैसा लगे। मतलब बिच्छू ड्रेनेज पाइप से ऊपर नहीं गया, क्योंकि वो तो 10 माले में कहाँ तक पहुंचेगा। फिर बिच्छू को सीढ़ी पे लेके आया, च्यवनप्राश खिलाया, बिच्छू को कहा जंप जंप करके गया। उसने कहा आई गॉड थक, आई कांट चढ़ सकता, तो बिच्छू वहां से मना कर गया। फिर बिच्छू को लिफ्ट में, हाँ लिफ्ट भी तो लगी हुई है, गरीब मास्टर के घर में लिफ्ट भी तो होती है, वो लिफ्ट लगी हुई थी दोस्तों। और लिफ्ट का बोले बटन दबाओ, अब वहां पे बटन नीचे होता नहीं, बटन यहाँ पे होता है, तो बिच्छू बटन कैसे दबाए, वहां से भी नहीं गया। और जो दादी ने बात कही थी कि बेटा बिच्छू तो हवा में उड़ते रहते हैं, काट दिया होगा लेके। अब दादी को कौन कहे कि हर आर्थ्रोपोड इंसेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एरियल हैबिटेट में, फ्लाइट हैबिटेट में सबसे पहले इंसेक्ट्स आए थे, आर्थ्रोपोड आए थे, बर्ड्स तो बहुत बात की बात है ना? नहीं समझ में बात को लगे, लेकिन दादी को समझ में आ गया, दादी तो निकल ली, बोले मेरे को तो बस पूजा पाठ करनी जा रही हूँ मैं तो लेके। अब समझदार बच्चा था, उस बात को चेक किया गया कि रामू काका जहाँ से बेडिंग बिस्तर लेके जाते थे, देखा वहां पे बिच्छू के बच्चे ही बच्चे, तो वहां से पहुंचा होगा। तो लोग बाग जो ऑब्जर्व करते हैं, दिमाग में क्वेश्चन आता है, फिर सब अपनी अपनी बात कहते हैं, उसके बेस पे थ्योरी बनती है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव होगा तो ही थ्योरी बनेगी। मतलब एक साइंटिस्ट ने एक फ्रॉग को पकड़ा बेटे, और इसका एक फोर लिम्ब कट कर दिया, और बोला बेबी जंप, बेबी ने जंप कर दिया।
फिर दूसरा फोर लिम्ब काट दिया, बेबी जंप, बेबी ने फिर जंप कर दिया। फिर एक हाइंड लिम्ब भी काट दिया, बेबी जंप, बेबी ने फिर जंप कर दिया। फिर रहा सा फोर्थ लिम्ब भी काट दिया, बेबी जंप, बेबी कांट जंप। तो चारों लिम्स काट, एक्सपेरिमेंट कर दिया। चारों लिम्स काटने बाद में उन्होंने थ्योरी बना दी कि चारों लिम्स काटने बाद में वो फ्रॉग बहरा हो जाता है, वो सुन नहीं पाता, इसलिए वो जंप नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसा थ्योरी मार्केट में आएगा तो बेबी सरवाइव करेगा? नहीं नहीं, बेबी बाबू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो थ्योरी कभी भी फाइनल नहीं होती है। जो फाइनल होता है वो क्या होता है? लॉ या प्रिंसिपल। सेल थ्योरी जो आया था वो फाइनल नहीं था। ये यही नहीं बता पाए कि नया सेल बनता कैसे है। और श्वान ने तो यहाँ पे पूरा ही लफड़ा कर दिया था। बोले न्यू सेल्स आर फॉर्म इनसाइड द प्री एक्सटिंक्ट सेल लाइक क्रिस्टल्स फॉर्मेशन। जिस तरह से क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक के ऊपर एक बनता जाता है, ऐसे सेल के अंदर सेल 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 बन के पूरा गुच्छा बना देगी। तो ये तो बिल्कुल ही बात लगा दी भाई साहब लेके। तो सेल थ्योरी जो थी ये नहीं बता पाया कि मल्टी सेलुलर कंडीशन आएगा कैसे। आप कह रहे हैं कि बॉडी सेल या सेल्स का बना है, या तो यूनी होगा या मल्टी होगा। मल्टी होगा तो शुरुआत तो सिंगल सेल से ही हुई ना, तो सिंगल सेल से नई सेल बनती कैसे चली गई, ये तो नहीं समझा पाए। तो उसको किसने एक्सप्लेन कर दिया? रुडोल्फ वर्चो ने एक्सप्लेन कर दिया। तो हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी? तो सेल को देखने का क्रेडिट आप किसको दे रहे थे? रॉबर्ट हुक को। लेकिन अगर वो कहे कि जिंदा सेल को सो एंड डिस्क्राइब फर्स्ट लाइव सेल, तो ल्यूवेनहॉक का नाम लेंगे, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक का नाम। बंदा कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था। नहीं, आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो साइंटिस्टों की कैटेगरी में आते हो। किसमें? तो साइंटिस्ट, एक तो इंटेलिजेंट है, ये तो हाँ बच्चे हमारे इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट है, कम वक्त तो लेकर। तो वो इतने बड़े, ही वाज क्लोथ मर्चेंट, कपड़े बेचने का काम, बटन बेच दिए, कपड़े बेच दिए। खाली टाइम में लेंस से छेड़छाड़ करते थे। जैसे आप लोग खाली टाइम में एनसीईआरटी से छेड़छाड़ करते थे ना बेटा जी, वो लेंस से। और खुद ने एक माइक्रोस्कोप बना दिया जो ऑब्जेक्ट्स को 300 टाइम, 300 गुना मैग्नीफाई कर। रॉबर्ट वाला 30 टाइम्स। पूछेगा नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ लेके। फिर उन्होंने क्या किया, बगल में एक तालाब था, वहां से थोड़ा सा पॉन्ड वाटर लेकर आ गए और 2-4 ड्रॉप लेके एक कांच की स्लाइड, ग्लास स्लाइड पे उन ड्रॉप्स को रखा और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से जब उसको एग्जामिन किया, तो जो भी ऑर्गेनिज्म को हिलता डुलता दिखाई दिया स्लो मोशन में, उसको उन्होंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसको उन्होंने? क्या नाम दे दिया? एनिमल क्यूल। तो क्या दिखा होगा उस तालाब के पानी में? अमीबा दिखा होगा, कोई एल्गल सेल दिखा होगा, बैक्टीरिया दिखे होंगे। तो जो जिंदा सेल को सबसे पहले देखने का क्रेडिट आप किसको देंगे? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक को ही। दो एनसीईआरटी, क्या क्या पढ़ना है आज? लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। नहीं पढ़ रहे हो तो मत आना, कल परसों आना है। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे जैसा ही बनना पड़ेगा, तभी सरवाइव करेगा मास्टर दुष्टों। ये इंट्रो के 2 पैराग्राफ, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 क्या छोड़ दिया? वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल है, वी आर यूकैरियोट्स। क्या है? थैंक यू, गॉड ब्लेस मी। बाय बाय थॉमस, बाय रेहान। जाना तुम्हें चाहिए, राशन कार्ड बनवा के बैठ गए यहाँ पे तुम लोग लेके। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंजेस। जगह बदलो कम वक्तों, फल नहीं रहा है। फूल रहे हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस मी अगेन। थैंक यू। सेल वॉल पढ़ाएंगे अगली क्लास में, पढ़ के आइएगा। आर यू रेडी? मी ऑल्सो। इसको बंद कर लेना बेटा माइक को।